सर आपकी यात्रा को अभी 1 साल होने को जा रहा है। 1 साल जी। 2 अक्टूबर को पूरा 1 साल पूरा करने में। तो इस पूरे 1 साल का अनुभव क्या रहा? अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग कौन-कौन से मूवमेंट? इस साल भर की यात्रा जो है, वैसे हम लोग 27 सितंबर को शुरू किया दिल्ली से, तो 27 सितंबर के साथ साल पूरा हो रहा है। वैसे 2 अक्टूबर को फिर यात्रा अगली यात्रा प्रारंभ होगी। उस दृष्टि से सेकंड टू सेकंड 1 ईयर। तो पूरी यात्रा जो है ये तो बहुत बड़ा लर्निंग प्रोसेस है। मुझे लगता है कि किसी भी सामाजिक कार्यकर्ता को ये करना चाहिए। मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था, मैं भी कर रहा हूँ। तो इसकी विशेषता क्या है इस यात्रा का? एक तो आप बहुत सारे नए नए इश्यूज को पहचानते हैं कि आपको लगता है सब कुछ आता है, सब कुछ जानते हैं गरीबों के बारे में, लेकिन कई बार आप जब बहुत नज़दीक से देखते हैं तो आपको लगता है ये तो मुझे मालूम ही नहीं था, मैंने कभी सोचा भी नहीं था इसके बारे में। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आए। जैसे मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूँ कि मुझे सिधी कम्युनिटी के बारे में मालूम नहीं था। ये जो अफ्रीका से आकर बसे हैं उनके बारे में मुझे मालूम नहीं था। 500 550 साल पहले पोर्चुगीज़ लोग जब गोवा में बसने के लिए आए तो वे लोग बोट चलाने के लिए अफ्रीका से इन लोगों को साथ ले लिए। सिधी कम्युनिटी सिधी कम्युनिटी SIDHI सिधी कम्युनिटी। अब वो उनको छोड़ दिए यहाँ। देखने से तो बिल्कुल अफ्रीकन है वो। उनका कोई रंग और बाल का घुंघरालू कुछ भी बदला नहीं है। लेकिन अब उनको वो पूछते हैं कि हम 550 साल हो गया, हमको तो कोई ज़मीन भी नहीं दे रहे, कहीं बसा भी नहीं रहे, तो हम जाएंगे कहाँ? तो वेरी इंटरेस्टिंग ग्रुप ऑफ पीपल। लेकिन वो लैंड स्ट्रगल में लगे हुए हैं, उनको भी ज़मीन की ज़रूरत है। वन विभाग वाले उनको जंगल में घुसने नहीं दे रहे। सो देयर इज ए वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी ऑफ सिटी। उसका एक भाग कारवार में है, गोवा और कर्नाटका के बीच में, और एक ग्रुप गुजरात में है। जैसे 2 ग्रुप। तो एक तो मुझे पहले मालूम नहीं था जिनकी हालत इतनी ख़राब है। दूसरा जो ट्रांसजेंडर जिसको हिजड़ा कहते हैं, हिजड़ों के बारे में मुझे इतना समझ नहीं था कि वो जब उन्होंने मेरे से कहा देखिए हमारे पास तुम्हारे सारे एप्लीकेशन फॉर्म में मेल फीमेल है, हमारे लिए गुंजाइश नहीं है। उसी प्रकार तुम्हारे सारे टॉयलेट फीमेल मेल के लिए हैं, हमारे लिए नहीं है। तो मुझे समझ में आया कि बहुत ही भारी समझ मुश्किल है कि जाएंगे कहाँ। इनका भी तो नेचर कोड होता है। बिल्कुल बिल्कुल जी। और वो कहता है कि हमको कोई किराए पर मकान नहीं देता है, और बस स्टैंड में रात को पड़ा रहें तो वहाँ से उठा के ले जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम लोग ऐसे घूमते फिरते आप लोगों को मज़ा आता होगा, लेकिन हमारी ज़िंदगी का जो भाग है, तो उन्होंने कहा कि हमारा भी कोई दिल है, इस बात को समझो। हम भी इमोशंस से भरा हुआ लोग हैं, हम ऐसे मशीन नहीं है। तो फिर लेप्रेसी से पीड़ित लोग जो रिहैबिलिटेशन हो गया है, फिर भी उनके बच्चों से कोई शादी नहीं करेगा क्योंकि एक समय लेप्रेसी पीड़ित रहा है। टी गार्डन में काम करने वाले टी ट्राइब्स, आसाम के टी ट्राइब्स जो झारखंड से, बिहार से ब्रिटिश ज़माने में चले गए, लेकिन आज भी उनके पास 1 इंच ज़मीन नहीं है। यहाँ होता तो शायद उनको आदिवासी का स्टेटस तो होता, वहाँ वो भी नहीं है। तो ऐसे देश भर में नए नए बहुत सारे समूहों से मिलने का मौका मिला। और समझ बनी कि वाह, वास्तव में हमारे देश में वंचितों की स्थिति क्या है, और वंचित जिसको कहते हैं वो कितने वंचित हैं, इसको नज़दीक से समझने का मौका मिला। अगर कॉलेज और यूनिवर्सिटी से अगर घूमते तो ये नहीं होगा, उससे ये सीखने को नहीं मिलता। अब नए नए स्टूडेंट से मिलेंगे, बहुत लोग यात्रा करते हैं लेकिन कॉलेज यूनिवर्सिटी में यात्रा करके चले आते हैं। वंचितों के बीच में जाने का और वंचितों की स्थिति को नज़दीक से देखने का एक मौका था। दूसरा, इश्यूज़ को भी और गहराई से समझने का मौका मिला। मैं जानता था कि तमिलनाडु में पंचमी ज़मीन का इशू है। पंचमी ज़मीन माने क्या है कि ब्रिटिश लोगों ने जिस ज़मीन को निकाल के रखा था दलितों के लिए, चतुर्वर्ण वर्ण से बाहर वाले पंचम, तो पंचमी ज़मीन करके ब्रिटिश लोगों ने लाखों एकड़ ज़मीन निकाल के रखा दलितों को देने के लिए। लेकिन वो अभी बड़े लोगों ने कब्जा कर लिया उसको सबको।
सारी सरकारी बिल्डिंग पंचमी लाइन में बना है, सारी सड़कें पंचमी लाइन में बना है। असल में जिसको मिलना चाहिए था नहीं मिला। ब्रिटिश आदमी का जो सेंसिटिविटी था उतना भी हमारी सेंसिटिविटी नहीं है। तो ये हैदराबाद पंचमी जमीन क्या पूरे भारत में निकाली? नहीं, वो सिर्फ तमिलनाडु का है, तमिलनाडु का पंचमी लैंड। और थोड़ा सा पंचमी आंध्र प्रदेश में भी होगा, क्योंकि पहले आंध्र उससे जुड़ा हुआ कुछ। फिर आप देखो हैदराबाद के निज़ाम जी ने उस समय ज़मीन निकाला गरीबों के लिए, जिसको गैरान ज़मीन कहते हैं जी। तो ये गैरान ज़मीन वास्तव में गरीबों को मिलना चाहिए, वो खास करके महाराष्ट्र में, क्योंकि निज़ाम के अंडर था वो सब महाराष्ट्र वगैरह। लेकिन वो सारी ज़मीन पर बड़े लोगों ने कब्जा कर लिया है। अभी उसके लिए संघर्ष कर रहा है कि ये गैरान लैंड हमको दे दो। कोई नया लैंड नहीं मांग रहे, हम अपना लैंड मांग रहे हैं, गैरान लैंड हमको दे दो। आंध्र प्रदेश में असाइन लैंड है, वो असाइन लैंड गरीबों को दिया गया है, लेकिन अभी जब से SC सेट का दौड़ हो गया है, वो सारे असाइन लैंड वापस ले रहे हैं गरीबों से। सरकार कह रहे हैं कि हमने तुमको सिर्फ असाइन किया था, दिया था, वापस लेने का अधिकार हमारा है, तो हम वापस ले रहे हैं। तो असाइन लैंड सब वापस जा रहा है, किस में जा रहा है? SC सेट में जा रहा है। तो फिर टी गार्डन में बसे हुए लोगों का हालत नज़दीक से देखा कि इतने हजारों एकड़ ज़मीन टी गार्डन के लिए, कॉफ़ी गार्डन के लिए, रबर प्लांटेशन के लिए दे रखा है केरल में, तमिलनाडु में, और आदिवासियों को किनारे पर एक झोपड़ी में छोड़ दिया है। तो जो जगह आदिवासियों का रहा वो पूरा टी गार्डन वालों के हाथ में चला गया, और प्लांटेशन के नाम से एक्सम्पशन मिल गया उनको, इसलिए उनके ऊपर सीलिंग भी लग गई। माइनिंग और माइनिंग से संबंधित दुर्दशा तो हमने झारखंड में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में बहुत नज़दीक से देखा। और एक तरफ से माइनिंग, एक तरफ से नक्सलिज्म, एक तरफ से पैरामिलिट्री के कारण आदिवासियों का जिंदगी किस ट्रायंगल में फंसा है वो भी देखा हमने। तो और बिहार में जैसे जाते हैं, बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में जिसको महादलित कहते हैं, मुसहर समाज की हालत कितने खराब है, दयनीय है, और वो दाने दाने के लिए तरस रहा है। 1 इंच ज़मीन नहीं है, कम्प्लीटली बड़े लोगों के ऊपर डिपेंडेंट है देखने को। तो ऐसे पंजाब में हमने दलितों की हालत देखा, और वहाँ पंजाब के दलित महिलाओं ने कहा कि हमसे सब कार्ड वापस ले लीजिए, लेकिन हमको टट्टी जाने के लिए कार्ड दे दीजिए, क्योंकि हम स्वाभिमान के साथ कहीं तो जा सकें। ये सारी ज़मीन हरित क्रांति के नाम से बड़े लोगों ने कब्जा कर लिया, तो हमारे पास 1 इंच ज़मीन भी नहीं है। तो एक तो ये देखने को मिला, ये जो स्थिति है हमारे देश की। तीसरी बात देखने को मिला कि कानून कायदे का इस देश में कोई मतलब नहीं है, कानून कायदे का कोई मतलब नहीं। वो पंचमी लैंड का कानून हो, आदिवासियों का निस्तार का कानून हो, दलितों को ज़मीन देने का कानून हो, कानून नियम का इस देश में कोई महत्व नहीं है। सीलिंग का कानून भी नहीं होगा, टेनेंसी रजिस्ट्रेशन भी नहीं होगा, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट भी नहीं होगा, कानून का इस देश में कोई कीमत ही नहीं। कानून के अनुसार चलना चाहिए, ये जो स्टेटमेंट का कोई मतलब नहीं है इस देश में, क्योंकि कानून के अनुसार चलना चाहिए ऐसा जो कहता है उसको खुद ही कानून के प्रति कोई रेस्पेक्ट नहीं है। तो मैंने देखा कानून का उल्लंघन, कानून के संरक्षण के लिए जिन लोगों को रखा है, मंत्री से लेके सेक्रेटरी से लेके सबको, उनको कानून से कुछ लेना देना नहीं। लेकिन इससे भी खतरनाक 2-3 ट्रेंड जो मैंने देखा, जो कहना चाहता हूँ वो है कि एक तो बड़े तेज़ी से जीवन जीने का संसाधन हस्तांतरित हो रहा है कि ये इस स्पीड में अगर जाएगा तो कुछ बचेगा नहीं। जिस स्पीड में जल ज़मीन का हस्तांतरण होगा तो कुछ बचेगा नहीं इस देश में। तो सोच रहा हूँ कि अगले 10 साल में इस देश की स्थिति क्या हो, अगर इसको हम रोक नहीं पाए, इसी तेज़ी से बढ़ता जाएगा तो 10 साल में क्या होगा। कितने किसानों को ये मारेंगे, कितने किसानों को विस्थापित करेंगे, कितने आदिवासियों को खत्म करेंगे। दूसरा जो है ये इस विस्थापन को और इस हस्तांतरण को प्रोत्साहित करने के लिए क्रिमिनलाइजेशन बढ़ा दिया। पढ़े लिखे नौजवान लोग सब गुंडागर्दी करने के लिए तैयार हो गए, वो नौकरी हो गया, गुंडागर्दी करना नौकरी हो गया। तो हरियाणा से, यूपी से हट्टे कट्टे नौजवान लोग 10,000 रुपया, एक मोटर बाइक, एक मोबाइल फ़ोन दे दो तो जो चाहिए करा लो। आदिवासी से दस्तखत करा लो, आदिवासी का झोपड़ी तुड़वा लो, आदिवासी से शराब पिला दो, जो कुछ करना करें। तो एक तरफ
तेजी से गांव-गांव में शराब, एक तरफ तेजी से गांव-गांव में इन गुंडों का प्रवेश है, जिसको वो लोग कहते हैं एम्प्लॉयमेंट, लेकिन मैं उसको गुंडों का प्रवेश मानता हूँ। और तीसरी तरफ से नक्सलियों का प्रभाव, आम ग्रुप्स का प्रभाव। तो गांव वालों के लिए कुछ रहा नहीं, गांव वालों के लिए जीना दुर्भर है। तो नक्सली क्षेत्र में, आदिवासी क्षेत्र में नक्सली हो तो गैर आदिवासी क्षेत्र में ये जो नक्सली टाइप के जो लड़के हैं उनका प्रभाव है। और शराब यहाँ भी है, शराब वहाँ भी है। तो कुल मिला के शराब, गुंडे और हथियार ये सब मिलके औद्योगिकरण के लिए इन लोगों ने एक अनुकूल माहौल बना लिया। उद्योगपतियों के लिए वैसे तो ज़मीन नहीं मिलेगा, वैसे तो आदिवासियों को भगा नहीं सकते, रेसिस्टेंस इस देश में बहुत है। तो रेसिस्टेंस को तोड़ने के लिए इन्होंने नए नए हथियार खड़ा कर दिया है, हथकंडे अपना लिए। अब इन सब के बावजूद भी जो रेसिस्ट करना चाहते हैं, जो लोग थोड़ा बहुत रेसिस्ट करने का कोशिश करते हैं, उनको रास्ते से हटाने के लिए इन्होंने उनको भी सबको नक्सली घोषित कर दिया कि जो रास्ते में आड़े आने वाले हैं वो भले ही गांधीवादी हो, लोहियावादी हो, अम्बेडकरवादी हो, उनको सबको नक्सली घोषित करो और रास्ते से हटाओ, ताकि उद्योगपतियों को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने का मौका मिले। तो ये है लक्ष्य। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन का ये जो दौड़ है उसमें बड़ी शंका होने लगता है कि औद्योगिकरण बढ़ेगा या क्राइम बढ़ेगा, या औद्योगिकरण के बाद इस क्राइम को कंट्रोल करने के लिए इनके पास क्या मैकेनिज्म होगा। नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये तो आप जैसे हम कहते हैं ना कि भस्मासुर तैयार कर रहे हैं। एक बार आपने आशीर्वाद दे दिया, फिर आपको ही ले डूबेंगे। अभी आप औद्योगिकरण के लिए इन लोगों को इतना ताकतवर बना रहे हैं, इन गुंडों को, गुंडा तत्वों को, और वो बाद में वो आपको ले डूबेंगे। क्या सरकार के लिए किसी को नक्सली कहकर निपटना किसी से वो ज़्यादा आसान होता है? वो बहुत आसान है, क्योंकि आपको एक पूरा ही एक बड़ा